हो रहा है कि कुछ चेयर खाली हैं, कुछ भरी हैं, कुछ खाली हैं, कुछ भरी हैं। तो शुक्र है कि कम से कम अलाउ तो किया गया है कि इस तरह का हम प्रोग्राम कर सके। 2 साल से तड़प रहा हूं। हमारा फूड क्या है यार? पब्लिक ऑडियंस, आप वो 2 साल से भूखे हैं एक्चुअली यार। लेकिन आज फाइनली आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सूरत के बाहर से आए? बाय बाय। कितनी सबसे ज्यादा दूर से कौन आदमी आया है? तो हम थोड़ा जानते हैं अगले 5 मिनट के लिए कि सबसे ज्यादा दूर से कौन व्यक्ति आए हैं। बैठ के बताइए सर, बैठ के बताइए। हाँ, कौन सा जगह? आंध्र प्रदेश। ओ माय गॉड, तेलंगाना से आए हैं आप? ओ माय गॉड, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली। बाप रे बाप। और कहां से आए हैं? मध्य प्रदेश तो ये रहा यार, मध्य प्रदेश। पुणे महाराष्ट्र तो पास ही है। आसाम से भी आए हैं? अमृतसर से भी आए? कौन आए अमृतसर से? अरे यार, नाइस टू सी यू। गोल्डन टेम्पल में हमारा भी माथा टेकिएगा जब जाएंगे तो। सो ग्रेट टू सी यू ऑल यार। और बहुत खुश लग रहे हैं आप लोग। अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि मैं अपना सेशन शुरू करूं, मैं 2-3 चीजें जान लेना चाहता हूं आपसे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमको पहली बार लाइव सुन रहे हैं? अरे मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक 95%। मेरा सवाल थोड़ा सा गलत हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले सुन चुके हैं लाइव? बहुत कम। यानी 95% लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझे जिंदा देख रहे हैं। हाँ, उससे पहले मोबाइल में कहीं बजा होगा। रोज बजते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वेरी ब्रीफली टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं हरियाणा में एक जगह फरीदाबाद को बिलोंग करता हूं। 22 साल से सेल्स की दुनिया का हिस्सा हूं। सेल्स में 2001 में मैं आया और अपना करियर स्टार्ट किया। प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच। मैं यहां आने से पहले, सेल्स की दुनिया में आने से पहले पढ़ाया करता था। और बहुत अच्छी बातें मैं आपको आज अपने बारे में बताऊंगा। और मैं वो बातें भी बताने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बेटरमेंट आ सकता है। क्योंकि आज जो भी डिस्कशन होगा उसका केंद्र बिंदु आप है। आज जो भी बातें होंगी वो फोकस में आपको रख के बनाई गई हैं, जिससे आप पोस्ट कोविड अपनी लाइफ को एक ऊंचाइयों पर ले जा सकें, जिंदगी में कुछ बड़ा मकाम हासिल कर सकें। इस बात का तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप इस कोविड के माहौल में भी इतनी दूर से आए हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। आप बहुत सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर यार। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाएं कि आप इस माहौल के बाद भी न जाने कहां से रिस्क लेकर उस ऑडिटोरियम में बैठे हैं। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वसूल करा के भेजूं वो पैसा नहीं जो आपने दिया है, वो टाइम जो आप इन्वेस्ट किए हैं यहाँ आने के लिए। मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वापस जब भेजूं यहाँ से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के बाद जब हम यहाँ से बाहर निकलें तो आपकी लाइफ में कुछ एक एज हो, कुछ एक्स्ट्रा लेके आप यहाँ से जाएं। जिस रूप में आए थे उस रूप में जाएं नहीं, कुछ अलग होके जाएं। ये मेरा पर्सनल जिम्मेदारी भी है आज। और मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि ऐसा हम जरूर करेंगे कि यहां से निकलने के बाद आपको अपने आप में एक अलग फीलिंग की अनुभूति होगी। 98 में आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DOV कॉलेज फरीदाबाद। और मुझसे इंस्पायर आप हो सकते हैं क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया था अपने स्कूल के अंदर। तो बहुत होनहार छात्र रहा हूं मैं। 33 नंबर वाले छात्रों में सबसे आगे। देखा कैसे पॉजिटिव हूं मैं। किसी ने मुझसे पूछा सबसे आगे ही रहना है? 33 में जो सबसे आगे था मैं ही था। तो 33 मार्क्स वाले स्टूडेंट थे हम अपने बचपन के। और स्कूल में फेल हो गया था मैं 9th में, फर्स्ट ईयर में दोबारा ड्रॉप हो गया था।
और पिताजी हमेशा मुझे कहा करते थे तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। तो हम पिताजी को मजाक मजाक में बोलते थे, पापा जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। तो वो दिन मैं पढ़ाई को डाउन साइज नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत रिगार्ड करता हूं एजुकेशन का, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में सब कुछ डिग्री नहीं होती। 95% लाने के बाद एक लड़के ने दिल्ली में सुसाइड अटेम्प्ट किया। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर। ये जब खबर मेरे पास आई तो मुझे वाकई में मेरी आंख में आंसू थे कि कैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के भविष्यों का गला घोंट सकता है ऐसा करके। और कभी कभी मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स की तरफ से भी एक अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट होता है आजकल। हमारे दिल्ली के अंदर जहां मैं रहता हूँ करोड़ीमल कॉलेज है, 100% का कट ऑफ जाता है। ये टॉपिक मैं बार बार इसीलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि आज के डेट में सबसे रेलिवेंट टॉपिक है। लोग प्रेशर नहीं झेल पाते। 95% आने के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। करोड़ीमल कॉलेज की कट ऑफ 100% आती है। 100% जिसके हैं वही एडमिशन ले सकता है। आप सोच के देखिए। और मजे की बात तो सीट्स बुक हो जाती हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार ये क्या लिखता होगा। 100/100 आता है। मेरे सारे सब्जेक्ट में मिलके 100 नहीं आते थे। और अच्छा है हमारे जमाने में 95% वाले ने सुसाइड नहीं किया 20 साल पहले। नहीं, हमारे को तो तेल डाल के जलाते थे। हमको तो खुद को अपने आप में बड़ा अजीब लगता है कि 95% वाले की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो तू क्या करेगा। सो फेलियर इन 9th स्टैंडर्ड, अगेन ड्रॉप आउट इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। बड़ी मुश्किल से रगड़ के ग्रेजुएशन हमने पास किया और 99 में मैंने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी नौकरी किया। ये बात मैं इसलिए आप सबसे साझा कर रहा हूं अपनी पर्सनल लाइफ, ताकि हम आप एक दूसरे से रिलेट कर सकें। क्योंकि 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं मेरी ही तरह। हमारे सबके घरों में 100-100, 200, 500, 1000 रुपए के लिए झगड़े हो जाते हैं कभी कभी जाने अनजाने में। मैं ठीक कह रहा हूं? वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, है ना। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटर बंद कर लेना कि नीचे अपने आप आ जाएगा, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते थे हम। और ये जो हंस रहे हैं ये कमबख्त सब करते होंगे। ये गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं वो अलग बात है। नहीं, ऊपर बंद कर लेते थे कि नीचे अपने आप आ जाएगा। छोटी छोटी चिंदी चोरी करते थे, पैसा बचाते थे हर जगह। तो हम उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो 99 में मैंने अपनी नौकरी शुरू करी, जिंदगी की पहली और आखिरी नौकरी, जो मैंने पूरा 1 महीना ईमानदारी से करी। 2000 रुपए मुझे मिले उस नौकरी को करने के लिए 1 महीने के बाद। और मैं इतना जबरदस्त इंसान था कि शाम को वो 2000 रुपए जुए में हार गया। आप समझ सकते हैं कि कितने गुण थे मेरे में, मैं क्या क्या चीजें करता था। मैंने वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए किसी आदमी को। मैंने वो सब किया जो आप सोच सकते हैं, और मैंने वो सब किया जो आप सोच भी नहीं सकते। डिटेल में समझाने को मत दो। सो गाइस, एक नौकरी किया, 2000 रुपए की 20 नोट मिले 100 के। हम शाम को जुआ खेले, जुआ में हार गए। और अगले दिन 9-9:15 बजे हमको ऑफिस जाना होता था। हमारे पिताजी ने बोला 9 बज गए, तू तो अभी उठ ही नहीं रहा सो के। हमने बोला बस कर ली जितनी करनी थी जिंदगी में, नौकरी वोकरी हमारे बस की तो है नहीं। रोज आना ये अपन का बस का नहीं है। तो बोले फिर तू करेगा क्या? कुछ तो कर ही लेंगे पापा। मुझे अच्छे से याद है दोस्त, मैं ये कहानी अक्सर आजकल अपने सारे सेमिनार्स में, ऑडिटोरियम में सुनाया करता हूँ। क्योंकि सब लोग CS ICW नहीं बन सकते, सब लोग IAS IPS ऑफिसर नहीं बन सकते। तो जो लोग नहीं बन पाते वो लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ मायूस मत हो, मेरी तरफ देखो। जब मुझे जैसा नालायक जिंदगी में कुछ कर सकता है तो तुम भी कुछ कर सकते हो। तो मैं हमेशा इंस्पायर करना चाहता हूँ लोगों को। मैं बहुत सारी कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो प्लेसमेंट होता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो प्लेसमेंट करती हैं। किसी को 10 लाख का पैकेज होता है, किसी को 5 लाख का, किसी को 8 लाख का। तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी के अपने कुछ मित्रों से जो फैकल्टी हैं पढ़ाते हैं उनसे पूछता हूँ कि जिनका प्लेसमेंट हो जाता है वो तो ठीक, जो बच जाते हैं उनका क्या करते हो? बोले पता नहीं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये मुझे दिया करो सब, तुम्हारे लिए जो स्क्रैप का माल है मेरे लिए बढ़िया माल है ये। मतलब मेरे लिए काम का माल यही है। ठीक है। और जो जिनको एजेंसी प्लेसमेंट दे रही है, हेड्स ऑफ टू देम, भगवान को जिंदगी में बहुत तरक्की दे। लेकिन जो बच गए, मैंने कहा मेरे पास भेजो, मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि जो CA है वो तो सिर्फ डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट ही करेगा, लेकिन जो CA नहीं है वो कुछ भी कर सकता है।
तो उसके बाद असीम संभावनाएं हैं। फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद 12 साल एक ही स्कूल में रहने के बाद बहुत ज्यादा खास जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा था हमारी, और मुझे इस बात की हमेशा दुख था स्कूल के अंदर कि हम लोग बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ते लिखते नहीं थे। और एक स्टोरी मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरफ लेके जाऊंगा। और मेरी जिंदगी की बहुत दिलचस्प सी घटना है, और मुझे लगता है कि हर एवरेज स्टूडेंट की जिंदगी में ऐसा शायद होता होगा, मेरे साथ तो होता था। कहानी कुछ ऐसी है दोस्त, जब मैं फर्स्ट में था और फर्स्ट से लेकर 12 तक मैं एक ही स्कूल का हिस्सा था। दयानंद पब्लिक स्कूल मेरे घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, हम पैदल पैदल जाते थे। और कुछ ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन था मेरी क्लास में जो आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या, मेरी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था राजेश, वो अभी भी मेरा दोस्त है, ही इज इन वोडाफोन आइडिया नाउ। वो 12 के 12 साल अपने पूरे स्कूल में हमारी पूरी क्लास में फर्स्ट आया। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक लड़का एक जगह पे स्टिक हो जाए, क्योंकि जिंदगी में टॉप पे जाना और टॉप पे रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो टॉप पे गया भी सही और टॉप पे चिपक गया, पता नहीं कौन सी एल्फी लगाई उसने। वो 12 के 12 साल फर्स्ट आया। कोई माइकल लाल उसको कभी जिंदगी में उसकी सिंहासन को हिला ना सका। अच्छा, दूसरी मजे की बात तो ये थी कि मेरा एक दोस्त था दूसरा हमारी क्लास में, शरद यादव, वो भी एचपी के अंदर है। वो साला पूरे के पूरे 12 बरस सेकंड आया। ऐसा जबरदस्त कंपटीशन, लेकिन फर्स्ट वाला सेकंड नहीं आ सका, सेकंड वाला कभी फर्स्ट नहीं जा सका। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए लड़ाई होती थी। अच्छा, अपने को कोई टेंशन नहीं, 40 बच्चों की क्लास में अपन 36, 37, 38, तो मस्त जिंदगी चल रही थी। लेकिन तकलीफ होती थी असेंबली में, जब रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था साल के बाद। तो जो फर्स्ट आता था उसको कुछ पेंसिल बॉक्स टाइप मिलता था, कुछ लंच बॉक्स टाइप मिलता था। तो फर्स्ट वाला जाता था लंच बॉक्स लेने, सेकंड वाला जाता था पेंसिल बॉक्स लेने। उस जमाने में ऐसे ही कुछ गिफ्ट मिलते थे। और हमारा भी एक रोल था कि जब ये 2-3 लोग जाते थे, हमको ताली बजानी होती थी। हमारे बिना भी साला असेंबली पूरी नहीं थी। तो 12 के 12 साल मैंने तालियां बजाई और भगवान की तरफ देखते थे हर साल, हे प्रभु, कि कौन से जुर्मों की सजा है, साला तालियां ही बजवाए जा रहे हो। तो फाइनली 12 साल के बाद भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता मत कर, सेव कर रहा हूं, सूद समेत एक दिन लौटाएंगे तुझे हम। तो वो सूद समेत अब उसके बाद लौट आई जा रही है। तो घबराने का जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सके, वेल ऑफ, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। नहीं कर सके तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत हसीन है, बहुत बढ़िया है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे बढ़िया यार, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राइट, आप मेरे साथ हैं? तो शैल वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ABCD जो 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट्स इन ABCD, 54 इन संस्कृत, 200 इन तमिल, आप में से कितने लोगों को लगता है कि 26 अल्फाबेट बिना टीचर के आप सीख सकते थे? अगर टीचर नहीं रहता तो भी ABCD सीख जाते आप। A बनाना, B बनाना, C बनाना, टीचर हाथ पकड़ के, आपको याद होगा पेंसिल से वो हमारा हाथ पकड़ के वो A ड्रॉ कराता था, फिर B ड्रॉ, फिर C ड्रॉ। आपका जवाब बहुत जबरदस्त मैसेज दे गया है कि बिना टीचर के तो हम ABCD भी शायद जिंदगी में नहीं सीख सकते। क्या मैं ठीक हूं? अगर टीचर नहीं रहता तो शायद हम ABCD भी नहीं ठीक से सीख सकते। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, वी नीड अ टीचर, वी नीड अ मेंटोर, वी नीड अ कोच जो हमको बता सके। और लाइफ तो ABCD से कहीं ज्यादा खतरनाक है यार। सांप सीढ़ी का गजब खेल है। हर साला थोड़ी देर में कोई सांप बैठा है जो डसेगा, हमको नीचे फेंकेगा। लाइफ बहुत बहुत क्रूअल हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि एजुकेशन खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है जिंदगी। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। 95% बातें जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं जिंदगी में काम नहीं आती। 95% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। एक्चुअली एजुकेशन तब शुरू होती है जब एजुकेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि जिंदगी की जो पढ़ाई है ना, बहुत ज्यादा क्रूअल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए 2-3 चीजें बता देता हूं, आपको जानकर अच्छा लगेगा। नेचर इज न्यूट्रल। नेचर इज न्यूट्रल। हु डजंट केयर हु यू आर, हु डजंट केयर यू आर ब्लैक और व्हाइट, हु डजंट केयर यू आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, हु डजंट केयर यू स्पीक इंग्लिश और नॉट, हु डजंट केयर विच कास्ट यू बिलोंग। नेचर को इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। नेचर का सिंपल सा मतलब है, इफ यू फॉलो अ रेसिपी यू विल गेट अ डिश।
अगर आप सक्सेस की रेसिपी फॉलो करेंगे यू विल गेट अ। और मैं ये सीखा हूं एक बहुत बड़े महान आदमी से जिसका नाम था कॉपीमर, जिसने 1000 किताबें पढ़ी अपने जीवन काल के अंदर। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझे बहुत गौर से आपके काम की बात बता रहा हूं। 1000 किताबें पढ़ी, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स कोचिंग लिया और दुनिया के महानतम लोगों में शुमार हुए। जब डेथ बेड पे थे तो किसी ने कॉप से पूछा, कॉप इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू रीड 1000 बुक्स, और आपने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स दिए हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो क्या ये एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है कि वो 1000 किताबें पढ़े? क्या एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है कि वो 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता फिरे? आपने कर लिया, हर नहीं कर सकता। काम वो बताओ जो सब कर सकते हैं। काम मल्टीप्लीकेशन डुप्लीकेशन तभी होती है जो आप करें वो सब कर सके। अगर सिर्फ आप कर सकते हैं तो वो काम बढ़िया नहीं है। सब स्पाइडरमैन की तरह छतों पर नहीं चढ़ सकते, राइट? तो आप डेथ बेड पर हैं, हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं कि जो सबके काम का हो। तो कॉपीमर ने अपने डेथ बेड पर 4 वर्ड्स पेपर के ऊपर लिखे। वो 4 वर्ड्स ऐसे जबरदस्त वर्ड्स हैं जो 1000 किताबें पढ़ने के बराबर हैं, थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स अटेंड करने के बराबर हैं। कुंजी है, कंसंट्रेट है। आप में से कितने लोग हैं वो जो जानना चाहते हैं वो 4 वर्ड्स क्या है? बड़ा सिंपल सा उन्होंने अपने डेथ बेड के ऊपर 4 वर्ड्स लिखे। यूज, प्रूवन, सक्सेस, मेथड्स। यूज, प्रूवन, सक्सेस, मेथड्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। उन्होंने बड़ा सिंपल भाषा में अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान आधे पन्ने के ऊपर लिख दिया, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। उन्होंने लिखा कि अपने तजुर्बे लगाते लगाते जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने तजुर्बों से सक्सेस नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है जिस काम को करने में आपको 10 दिन लगते उस काम को करने में आपने 10 साल लगा दिए। एग्जाम्पल, मैं आपको किचन में भेज दूं, आपको बनाना हो गोभी की सब्जी, आपको मसाले भी दूं, मिर्च दूं, नमक दूं, गोभी भी दूं, गैस भी दूं, सारे मसाले, घी, तेल जो लगता है सब दे दूं, आपको बनाना ना आता हो तो क्या गोभी की सब्जी बन पाएगी आपसे? आपको बोलूं मैं ट्राई करिए, सब कुछ दे दिया आपको, सारे इंग्रेडिएंट दे दिए, क्या बन पाएगी? हो सकता है बन जाए लेकिन साला कोई खाएगा नहीं। तो बेटर क्या है, आपको मैं एक रेसिपी का बुक भी साथ में दूं और आपको बोलूं इफ यू वांट टू मेक अ डिश फॉलो अ रेसिपी, एज सिंपल एज दैट। Successful people always learn from successful people. Hello. Successful people always learn from successful people while unsuccessful people trying their own ways. They are the biggest problem. Unsuccessful अपने ही धुन में लगे हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनके पास पेटेंटेड डायलॉग है, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। उनके पास ऐसे टिपिकल डायलॉग्स हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। करते 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 करते, डोंट टेक मी रॉन्ग, उनकी जिंदगी का 50% भाग जा चुका है, 50% ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन, स्टिल दे आर ट्राइंग कि कैसे होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है गाइस, यूज, प्रूवन, सक्सेस, मेथड्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई वी सेंड अवर कार पीरियोडिकली फॉर सर्विस? कैन यू टेल मी व्हाई वी सेंड अवर कार पीरियोडिकली फॉर सर्विस? क्यों भेजते हैं आप अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए? एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कुछ समय चलने के बाद उसके एयर फिल्टर में गंद आता है, ऑयल फिल्टर खराब होता है, तेल पानी चेंज करना पड़ता है स्मूथ ड्राइविंग के लिए। भेजते हैं कि नहीं भेजते? इवन आपकी गाड़ी 5 लाख की हो चाहे 5 करोड़ रुपए की हो, हेलो, सर्विसिंग का जरूरत होता है कि नहीं होता? कम ऑन। चाहे गाड़ी 5 लाख की हो चाहे रोल्स रॉयस क्यों ना हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक मशीन को सर्विस का जरूरत है, ये हम समझते हैं, लेकिन साला ह्यूमन माइंड मशीन से ज्यादा ताकतवर है। बहुत सारे लोग 50-50 साल से साला सर्विस नहीं कराए और उम्मीद कर रहे हैं कि ये परफॉर्म करे। हेलो, हाउ स्टूपिड दे आर। आपको नहीं लगता ये अजीब सी स्टूपिडिटी है? वी बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी बाय एक्सपेंसिव शूज, Sometimes we wait in a restaurant for hours to be seated. कभी कभी सीट के लिए आधा घंटा लगता है रेस्टोरेंट में, हेलो, खाना खाने के लिए जो सारा सुबह वेस्ट हो जाने वाला है। Can you believe it?
और अगर इन्हीं लोगों का आप बोले कि अटेंड अ लेक्चर, स्पेंड सम आवर्स, सम फ्यू रुपीज, पता है हमेशा वो क्या बताएगा हमेशा। मैं जब थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ, मैंने जिंदगी में पहला मर्सिडीज बाइक किया इन 2012। आई विल टेल यू माय स्टोरी। 2012 में मैंने पहले मार्क लिया, तो मेरा एक दोस्त था अभिषेक, हम सब लोग स्कूल के चड्डी बनियान दोस्त थे और मैं ठीक ठाक सक्सेसफुल हो रहा था। इन 2012 आई वाज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 15-20 लाख रुपीज अ मंथ। तो और मेरे सारे जो दोस्त थे, कोई 50,000 कोई 30,000 रुपए की इनकम पे था। अभिषेक को स्मोक करने की आदत थी। हमारा एक ठिया था कॉलेज के जमाने का, वहीं पर हम मिला करते थे महीना 2 महीने में एक बार। तो आई बॉट मर्सिडीज ऑन जनवरी 2012। तो उन्होंने बोला चलो यार वही ठिए पे मिलते हैं अपने, है ना, जहां पर हम सब आरामखोरी टाइप बातें करते थे। तो मैं वहां पहुंचा तो मुझे अभी भी याद है वो अभिषेक स्मोक कर रहा था, उसको स्मोकिंग करने की आदत है। तो मैंने वहां गाड़ी खड़ी करी तो अभिषेक ने बोला ओ तू बहुत बड़ा आदमी हो गया टाइप्स। अच्छा, कुछ दोस्तों को ये भी समस्या है। मैंने बोला भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बदल गया है, हमें तकलीफ है तू बदल गया है। मैंने कहा मुझे तकलीफ है, साला तुम बदल ही नहीं रहे, तुम वही के वही छो। तो वो स्मोक करते करते मुझसे पूछा हमें भी कोई सफलता का रास्ता बता। मैंने कहा ठीक है यार, दोस्त पूछ रहे, तो मैंने उसको बताया कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, 2 बातें बताई। उसने लंबा सा कश मारा और चुटकी मारी, ये तो हमें पता है, कुछ और पता है, ये तो हमें पता है। मैंने फिर 2 बातें और बताई उसको। मैंने कहा देख अभिषेक, ये भी जरूरी है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। ये तो हमें पता है, कुछ और पता। मैंने बोला बुरा मत मानना बेटा, हर मोटे को पता होता है कि पतला कैसे होते हैं, पता तो सबको होता है, प्रॉब्लम तो सारा इंप्लीमेंटेशन में है। और तेरी प्रॉब्लम है यही है, तुझे सब पता है। कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान है, जिस कागज पे ऑलरेडी सारा भारत का चित्र बना है उस पर कैसे कुछ लिखो। तो हम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाएंगे, महंगा कपड़ा पहनेंगे, महंगा जूता लेंगे, सन ग्लासेस महंगे लगाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमको लगता है हमारी एजुकेशन खत्म होने के बाद खत्म होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन खत्म होने के बाद शुरू होती है जिंदगी की, जो सेकेंड फेज है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। गाइस, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, एक सी में, एक समुद्र में 100 अगर बोट चल रही है ना, 100 बोट्स आर सेलिंग इन अ सी, they will all go in a different direction, right? Although wind is blowing in the same direction. Hello? Although wind is blowing in the same direction, लेकिन आप देखिए कि बोट सब अलग अलग जा रही होती है, not because of the blowing of the wind, but because of how you set your sail. इसी इकोनॉमी में, इसी गवर्नमेंट में, इसी जीएसटी में, इसी टैक्सेस में, इसी कोविड-19 में कुछ लोग बर्बाद हो गए और कुछ लोगों ने राज किया। सिचुएशन सबके लिए एक जैसी थी, लेकिन जैसे जिसने अपनी सेल सेट करी वो वहां पर पहुंच गया। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न। अर्निंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है वी लर्न। सो लाइफ इज सीरियस गाइस, फ्यूचर इज सीरियस। कहते हैं डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ वेरी सीरियसली। वी आर नॉट हियर टू शेयर सम 10 गुड जोक्स एंड गो होम। We are here to educate, we are here to instruct, we are here to become better human being. Life is serious, future is, ये बहुत सीरियस है यार कि हमारे फैमिली का भविष्य आने वाले टाइम में कैसा होगा। ये सीरियस है कि नहीं? इट्स मैटर ऑफ हर्ट सीरियस, मैटर ऑफ सक्सेस सीरियस। सो फ्यूचर इज वेरी सीरियस गाइज। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में कहां पर आपको बेटर होने का जरूरत है। मैंने क्या किया पिछले 20-22 साल के अंदर। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, आज उसके आंगन में 2 मर्सिडीज, एक ई क्लास और एक एस क्लास खड़ी है। मैंने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी दोस्त। मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी कहानी। 100 रुपए के लिए घर में झगड़े होते मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। फेस्टिवल ठीक से नहीं मना पाते थे क्योंकि पैसे का शॉर्टेज था। और टाइम चेंज हुआ, बहुत कुछ सीखा इस दुनिया में 20-22 साल में। और वही फॉर्मूला मैं लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग 92% लोग आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से नीचे कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट?
92% ऑफ पीपल आर अर्निंग बिलो 10,000 रुपीज। सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, यानी जिनकी कमाई 50,000 रुपए से भी नीचे है। मैं जिस होटल में कल स्टे कर रहा था तो एक लड़का जो रात को मेरे खाने डिनर मुझे देने गया, वो ट्रे सी लेके आया। मैंने उसको पहले तो चॉकलेट खिलाया, मैंने कहा तो चॉकलेट खाया, इतनी मेहनत करता है। और मैंने उससे पूछा कि तेरी सैलरी कितनी है? बोला 8,500 रुपए फॉर 15 आवर्स। आई वॉज शॉक्ड। कितनी उम्र है? 26 ईयर्स। और ये कहानी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी न जाने कितने लोगों की है। आई टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि कुछ तो बदलने की जरूरत है यार, कुछ कहीं ना कहीं तो एरर हो रहा है यार। जो लोग रॉल्स रॉयस चला रहे हैं, उनकी मां उनको पीपल के पेड़ से तोड़ के नहीं लाई, यहीं से है ना, ऐसे ही पैदा हुए होंगे सेम प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं एरर हो रहा है, बस मैं उस एरर को पॉइंट आउट करना चाहता हूं। आप मेरे साथ है तो बोलिए हाँ। सो लेट मी टेक यू टू माई प्रेजेंटेशन। और मैं चाहता हूं आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे स्क्रीन दे दो यार दोस्त, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एक आइडियाज, कोई भी एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है। कहते हैं ना कि हम डायमंड्स को मैच स्टिक में कभी नहीं रखते। क्या किसी ने अपने घर में डायमंड को मैच बॉक्स में रखा है? तो आंसर है नो। कहां रखते हैं? बहुत संभाल के, कॉटन में रैप करके। एंड आइडियाज आर मोस्ट कॉस्टलियर देन डायमंड। बहुत सारे लोग तो बिना डायरी पेन के भी आए हैं, इन्होंने वो जिम्मेदारी भी मुझ पर छोड़ दी है कि भैया अब तुम ही जानो, हमने तो 1,000-2,000 देने थे, सो दे दिया, अब तुम निपटो, अब कैसे भी सफल बना के भेजो हमको यहाँ से, हम नहीं जानते कुछ। तो कुछ लोग कैसे भी आए हैं, उनकी जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। नो इश्यूज। अगले 30 सेकंड में गलती बताएं। मजे की बात तो यह है कि 99% लोग नीचे ढूंढ रहे हैं गलती। सेकंड नहीं, ये लाइट बंद कर दूं, इस लाइट को हटा दूं, मैं खुद हटाऊं? अरे 2 बार है। मैं ये काम भी कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्त थोड़ा सा ये सूर्य देवता को थोड़ा करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द मिस्टेक? तो बहुत सारे लोग होंगे 95% जो नीचे गलती ढूंढ रहे होंगे। हेलो, ईमानदारी से कन्फेस करना, झूठ बोलोगे पाप चढ़ेगा, ब्राह्मणों को श्राप दे दूंगा, घर में औलादे पैदा होनी बंद हो जाएंगी। सच सच बात करना मेरे से, देखो तो 95% लोगों ने नीचे गलती ढूंढने की कोशिश करी है, और 5% लोग ऐसे होंगे जो वाकई में गलती को ढूंढ पाए होंगे कि कहां पर मिस्टेक स्टैंड कर रहा है। क्या मैं ठीक हूं? मैं गलत भी हूं तो टोक भी देना यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसा दिया तो साला हाँ हाँ ही बोलना है। हाँ, ऐसा कुछ मैं वो स्पीकर भी, कोई वैसा वाला स्पीकर आदमी नहीं हूं भाई। ये 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए मेरा प्रोग्राम, मेरे सेशन हंसते खेलते होने चाहिए, 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। ये कोई उदासीन साधुओं की जमात नहीं है कि आए हैं उदास, हाँ बताओ हम ये सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लाइव सेशन होना चाहिए। हंसते हुए आदमी को बात समझाना आसान है, जो आदमी हंस ही नहीं सकता उसको आप कुछ नहीं समझा सकते। बहुत सारे मेरे सेशन होते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे, हाँ बोलो। मैं उससे पूछता हूँ, भाई लड़के आया है, हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहा है? पहली बात तो घूरो मत मुझे, मैंने कहा प्यार से बैठो, रिलैक्स। तो 95% लोग जिंदगी भर गलत जगह गलतियां ढूंढ रहे हैं। जितने लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं, एक कॉमन कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, वो एक लाइट है जो ऊपर लेफ्ट में फ्लैश हो रही है, आपको दिख रही है? अचानक ये लाइट बंद हो जाए, अचानक ये लाइट बंद हो जाए, हमारा पहला काम होगा, हम एक सीढ़ी लगाएंगे और इस लाइट को ठीक करेंगे, राइट? है ना? क्या करेंगे? हम लाइट हटाएंगे, एक नया लाइट उसमें लगा देंगे। दोबारा लाइट लगाया लेकिन लाइट नहीं जला, फिर हम एक और सीढ़ी लगाएंगे, फिर एक दूसरा जो लाइट हमने रखा रहेगा उसको बोलेंगे शायद इस लाइट में भी प्रॉब्लम है, तो नीचे से चेक करके ले जाएंगे लाइट, फिर ऊपर जाके लाइट लगा देंगे, लाइट फिर भी नहीं जला, फिर सीढ़ी लगाएंगे और ये पूरा तामझाम खोलेंगे, देखेंगे कोई वायर तो सारा शॉर्ट नहीं। ऐसे ही करेंगे। 95% लोग यही करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जिस स्विच से लाइट जल रही हो सारा तार वहां की निकली हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन 95% लोग कहां ढूंढ रहे हैं गलती?
प्रॉब्लम यही है, बस समझ के ट्रेनिंग खत्म होगी आप जाओ। कभी कभी हम गलती वहां ढूंढ रहे होते हैं जहां गलती होती नहीं। वी ब्लेम गवर्नमेंट पॉलिसीज, हेलो, वी ब्लेम इकोनॉमिक सिचुएशंस, वी ब्लेम कोविड-19, वी ब्लेम XYZ फैक्टर्स। हम ब्लेम करते हैं कि हम जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो सके, उसके ये कारण है। इवन स्कूल में जो बच्चा फेल होता था वो बोलता था साले सामने वाले ने दिखाया ही नहीं मुझे, ये जिम्मेदार है मैं पास नहीं हुआ, ऐसा बोलते थे हम लोग, हमारे जैसे टाइप लोग। लेकिन बाद में समझ में आया कि जिंदगी में जिम्मेदार तू ही है। तो बात समझ में आने की जरूरत है कि जो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, एक वीडियो के साथ हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक वीडियो देखते हैं अगले 2 मिनट के लिए अंदर, और फिर उससे एक मैसेज है, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा। और है ना दोस्त? You, my friends, are following in the very footsteps of history. Something beyond the power of words to describe. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. Everest is another beast altogether. How you doing? I'm back. Doug Hansen. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like that. Sit down, man. Climatize. How's the weather? It's good. Bullshit with you. One day, you, me, and my little Sarah are going to go climbing together. So today's the day, huh? Hurts. It's dangerous. Why? I have kids. They see a regular guy can follow impossible dreams. Maybe they'll do the same. I'm in the top of Everest, Alan. We made it. Rope. There is a massive storm headed your way. Oh no. Can you hear me? You've got to get moving. You've got to come on down. There's no oxygen. You go. I'm down. No, I'm not leaving you behind. Come on. Should I take over again? We're all getting down together. Let's go. I'm feeling like I'm right at UK. क्यों दिखाया ये 2 मिनट का मैं आपको छोटा सा क्लिप। आज का जो टॉपिक है, यस इट्स पॉसिबल, एक सीरीज है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं आज, और खुशी है कि सूरत से इसका आरंभ हम लोग कर रहे हैं, राइट। हम लोग सूरत से इस प्रोग्राम को आरंभ कर रहे हैं, और मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूं। 2 चीजें रहती हैं दोस्त, वन इज इम्पॉसिबल, वन इज पॉसिबल। हेलो, लाउड एंड क्लियर, राइट। वन इज इम्पॉसिबल, वन इज पॉसिबल। तो दोनों के बीच में जो ब्रिज है, दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो क्या है? दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसको मैं बोलता हूं बिलीफ। हेलो, दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसको मैं बोलता हूं बिलीफ। कभी मौका लगेगा तो आप जरूर देखिए एवरेस्ट, अच्छी चीजें देखा करिए। 27,000 से 28,000 फीट की ऊंचाई है, -70-80 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मिडिल क्लास फैमिली के हम जो लोग रहते हैं ना सर, हमारे में सबसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, ये हमारे मतलब का नहीं है, जितनी चादर हो बेटा उतने पैर फैलाने चाहिए। ऐसे डायलॉग बचपन से लेकर मरते दम तक माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची साला कानों में ठूसते हैं हम लोगों के। बुरा मत मानिएगा मेरी बात। एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी हियर।
हम प्रोडक्ट हैं जो हम सुनते हैं पूरी जिंदगी, क्योंकि टेप में बजेगा वही जो टेप में रिकॉर्ड किया जाता है, और 12 साल यही रिकॉर्ड किया जाता है 95% लोगों के घरों में। और मैं आपको बता दूं बहुत दुख की बात कि मां बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। पड़ोस का बच्चा आ गया, आपके पिताजी को बोल दे अंकल आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आपके पिताजी बोलेंगे यस यू कैन डू इट, यू हैव असीम संभावनाएं हैं तेरे अंदर। और अपना ही बेटा बोले पापा आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर शाहरुख खान, तू बनेगा? तेरा बाप बना आज तक? डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू द हार्ड पैनिक ट्रुथ। और ये मैं खास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की बात बता रहा हूं। हम उस परिवार से आते हैं जहां पर एक अच्छी सी पढ़ाई, एक अच्छी सी डिग्री और एक अच्छी सी शादी, फिर 2 बच्चे, फिर पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ लगना और 70-80 साल में जय माता दी हो जाना। ये पूरी जिंदगी का निचोड़ है, बुरा मत मानिए। और फिर आखिरी में डायलॉग मारे थे, क्या लेकर आए थे, साला क्या लेकर जाएंगे? वो भी तो खाली हाथ आया था खाली हाथ गया, क्या नाम था उसका? उसके भी दोनों हाथ खाली थे। वो एक आदमी का डायलॉग मारते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हाँ सिकंदर ना, हाँ वो भी जब मरा तो उसके, अच्छा ऐसे डायलॉग वही लोग मार रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है। तो मुझसे भी किसी ने कहा क्योंकि कुछ बातों को ना चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया सारा वैसी कॉपी चलती रहेगी, पेस्ट होता रहेगा। मेरे को किसी ने कहा आज से कुछ दिन पहले जब मैं सेशन को बनाता था और बोलता था कि मैंने कहा ये सब बातें मेरे से मत किया करो, मुझे सूट नहीं करती है। तो उसने बोला बेटा सब यहीं रह जाएगा। मैंने बोला आपको पूरा यकीन है सब यहीं रह जाएगा? बोला हाँ। तो मैंने कहा जो आपका है वो मुझे आज ही दे दो, रहना तो आपका वैसे भी यहीं है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे देते? टेंशन खत्म करो। अरे मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। आप सुबह उठोगे जो चप्पल पहनोगे सारा पैसे का आता है, ब्रश पेस्ट पैसे का आता है, कपड़ा पैसे का आता है। और कोविड-19 में जिन लोगों ने अपने लोगों का इलाज कराया है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको पता है सारा पैसे का क्या जरूरत है। हेलो, साला ब्लैक में इंजेक्शन बाय कर रहे हैं, बायपैक की मशीन बाय कर रहे हैं, वेंटिलेटर बाय कर रहे हैं। उनसे उस वक्त बोलो ना कि क्या रखा है, साला गला दबा देंगे तुम्हारा। सिकंदर भी खाली हाथ आया। अरे मैंने कहा सवाल खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा इसका नहीं है, सवाल यह है कि खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच में करना क्या है। तुम्हें नाम सिकंदर का ही क्यों याद है? क्योंकि वो साला कुछ करके गया है। जाएंगे तो सभी खाली हाथ, कोई साथ लेके नहीं जाना किसी को, लेकिन ये डायलॉग बाजी हमको परेशान करती। सो बिलीफ सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 27,000 से 28,000 फीट की ऊंचाई है एवरेस्ट की। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा -70 -80 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है कभी कभी, और 27,000 फीट कम नहीं होता। 9,000 मीटर के आसपास का दुर्गम पर्वत श्रृंखला है। कभी कभी 2-2 महीना लगता है नीचे से ऊपर सबमिट करने के लिए एवरेस्ट। हम सोच सकते हैं कि एवरेस्ट पे जाने के लिए जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सिर्फ कल्पना करिए। अभी तो आज आपको खाली ट्रेलर से दिखाया है, कभी पूरी मूवी देखिए आपको मालूम चलेगा हाउ डिफिकल्ट। और किसी ने नहीं किया था आज से पहले, किसी ने नहीं किया था, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है कि आप 27,000 फीट -55-60 डिग्री पे पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आपका सूरत के अंदर या आप जिस शहर में रहते हैं टेम्परेचर -1 -2 भी होता है तो हालत खराब हो जाती है हमारी। हेलो, ऑक्सीजन नहीं है, -50-60 डिग्री टेम्परेचर, स्टॉर्म तूफान कब आ जाए कुछ नहीं पता, आपके पास कुछ नहीं है। शेरपा जो आपके साथ जाता है वही रास्ते में से वापस आ जाता है कि साहब हम आगे नहीं जाएगा, आगे मामला बहुत खतरनाक है। अब तुम्हारा तो विजन है, पर्पस है, उसका काय का विजन पर्पस, वो तो पैसा लेके जा रहा है। लेकिन सवाल लेकिन के बाद आगे बढ़ता है। सवाल यहां आता है कि 29 मई 1953 को ऐसा क्या हुआ कि लोगों की धारणा बदल गई। करीब करीब 27,000 फीट की ऊंचाई, और 29 मई के बाद बहुत कुछ बदल गया यहां से। और मेरे लिए और आपके लिए समझना बेहद बेहद जरूरी है कि क्या किया दो लोग, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, जो एक नेपाली था, इन लोगों ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट सबमिट किया। और ये कहानी कोई ऐसी नहीं है जो आपको पता नहीं है। मजे की बात तो आपको सब पता है, मैं सिर्फ ब्रश कर रहा हूं।
कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए होती। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ सुनते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, मुझे सुनकर किसी का जिंदगी ना बदला है ना बदलेगा। मेरी बातों को इंप्लीमेंट करके आपका लाइफ 360 डिग्री पे बदल सकता है। सिर्फ इंप्लीमेंट करके, सुन के कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। तो 29 मई को इन दोनों लोगों ने एक काम किया, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने, कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखला के टॉप पे पहुंच गए और वहां झंडा लगा दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक खतरनाक सी बात, और वो बात है ये कि ये करीब करीब 12वां अटेम्प्ट था। After years of dreaming about it and 7 weeks of climbing, Edmund Hillary and Tenzing Norgay reached the top of Mount Everest, the highest mountain in the world, at 11:30. और this was the accumulation of 12 serious attempts since 1921. 1921 से लेकर 1953, यानी करीब करीब 32 वर्ष दुनिया भर के माउंटेनियर्स ने प्रयास किया। नोबडी, कोई नहीं कर सका। जब कोई नहीं करता तो एक चीज डेवलप होती है, पूछिए क्या? बिलीफ डेवलप होता है कि नहीं हो सकता। जब कोई नहीं करता तो एक बिलीफ डेवलप होता है कि ये नहीं हो सकता। और उस बिलीफ के साथ जब नेक्स्ट माउंटेनियर एवरेस्ट सबमिट करने जाता है, उससे नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही होता है कि ये नहीं हो सकता। 12 अटेम्प्ट फेल हुए जब एडमंड हिलेरी के। इसे पूछा गया, सर व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्यों करते हो? 12 बार फेल हो चुकी हो और जान बच के आती है, साला यही बहुत है तुम्हारी। तो ये एवरेस्ट की तरफ देख के हंसता था। लोगों ने बोला सर एडमंड हिलेरी पागल हो चुकी है। ये एवरेस्ट की तरफ देख के जोर जोर से हंसता था। हर बार हारता था, उसको देखता था, हंसता था। हर बार हारता था, उसको देखता था, हंसता था। आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। तो किसी ने पूछा कि हंसते क्यों हो? तो ये बड़ी मजाक में एक खतरनाक बात बोल गया। वहां देखता था और जोर से बोलता था, एवरेस्ट तेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ नहीं है। तेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ नहीं है। तेरी हाइट 8,848 फीट से ऊपर कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ये तेरी प्रॉब्लम है। और मैं जब नेक्स्ट बार सबमिट करने आऊंगा तो अपना कद और बढ़ा के आऊंगा। और 13th अटेम्प्ट में सर एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट सबमिट किया। सवाल यह है कि 1953 के बाद क्या हुआ? 1953 से पहले नोबडी, किसी ने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही एडमंड हिलेरी ने सबमिट किया, एक बिलीव सिस्टम चेंज हुआ। इफ वन कैन डू, वी कैन डू। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 से ज्यादा लोग एवरेस्ट सबमिट कर चुके हैं। 10,000 पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, 10,000 लोग उस ऊंचाई पर पहुंच गए जहां पहले 30 वर्ष एक आदमी नहीं जा सका। Just because of the belief system, and the middle class family people like me and like you have a belief system कि हमारी जिंदगी में हमारे घर के आगे रॉल्स रॉयस नहीं खड़ी हो सकती। और मैं आपको बता दूं, जिनके घर के आगे खड़ी है, आसमान से कोई नहीं टपका है। मेरे जैसा नालायक जो 9th में फेल था, फर्स्ट ईयर में फेल था, जिसके ऊपर कर्जा था आज से 22-23 साल पहले, उसके घर के आगे एक 70 लाख रुपए की ई क्लास और एक 2 करोड़ की एस क्लास खड़ी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये कर लूंगा यार, इसमें कुछ इंपॉसिबल नहीं है। सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। सीखने की क्या जरूरत है मैं आपको बताता हूं। अरुणिमा सिन्हा, शिरोज काशिफ, एक लड़की जिसका सिंथेटिक का पैर है, एक 19 साल का पाकिस्तानी लड़का जो एवरेस्ट सबमिट किया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि जिस लड़की का पैर ही नहीं है, एक पैर सिंथेटिक का है, वो 27,000 फीट की ऊंचाई पे -60 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल है, वो एवरेस्ट की टॉप पे पहुंच जाता है। आदमी को हमेशा यह लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता। आदमी को हमेशा यह लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसको यह कभी नहीं पता होता कि साला वो क्या क्या कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 19 साल की बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन 19 साल की उम्र भी समझ में आती है कि यंग है, ब्लड है। लड़की की बात समझ में आती है कि चलो पैर सिंथेटिक का क्या सही है तो सही, लेकिन इस आदमी की बात समझ में नहीं आती। 75 साल की उम्र में आर्थर मयूर एवरेस्ट सबमिट करने वाले आदमी बने, द ओल्डेस्ट मैन इन द हिस्ट्री। 75 साल की उम्र। अब एवरेस्ट से आपकी जिंदगी का ताना बाना बड़ा सिंपल है यार। लोग एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ सकते हैं, आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते क्या? जो दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखला है, लोगों ने वहां पर झंडा लगाया मेरे दोस्त। 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए, लेकिन ये शुरुआत हुई सर एडमंड हिलेरी के। क्योंकि जब एक कर देता है ना, तो बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। समझाने का प्रयास करते हैं।
मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कम से कम 200 जगह बताया होगा, 200 टाइम्स, मोर देन 200 टाइम्स मैं इसके ऊपर टॉपिक पर बात किया। फेवरेट है। मैंने कहा स्टोरियां सुनने के लिए नहीं है, इंप्लीमेंट करने के लिए, सीखने के लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये फोटोग्राफ स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे शानदार तस्वीर है। आज जो लोग ओलंपिक में सिल्वर, गोल्ड या जो कुछ भी जीत रहे हैं, मैं मानता हूं कि इंस्पिरेशन इस फोटोग्राफ से शुरू हुई। आज हिंदुस्तान कल भी गोल्ड आया, कमाल की बात है। तालियां होनी चाहिए यार उन लोगों के लिए यार जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। आप याद करिए, आज के 10 साल के पहले 0 बटा सन्नाटा होता था। हमारा अंक तालिका जो होती है, हम ढूंढ रहे होते थे भारत कहां है, और नीचे से ही ढूंढना शुरू करते थे, कहीं तो दिख जा महाराज। लेकिन अब हम रेगुलरली कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले हमको लगता था कि हम नहीं कर सकते। हमको लगता था, मैं रिपीट करता हूं फिर से, पहले हमको लगता था हम, और जैसा आदमी को लगता है साला होता वैसा ही। अब हमको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो जब हमको लगता है तो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो आंसर है हाँ, यस कर रहे हैं। पैरामेडिकल में हम वो भाला फेंक में जीते, कल गोल्ड आ गया है। मैं मानता हूं कि 1956 से शुरुआत हुई, 1956। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे। एक स्टेटमेंट पास किया कि मानव जो शरीर है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें कभी भी इतनी ताकत नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन बींग में कभी इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले खत्म कर सके। हेलो, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे। 1903 में उस आदमी ने एक स्टेटमेंट पास किया, और वो बड़ा इज्जतदार आदमी था, उसके बड़ा रिगार्ड, रिस्पेक्ट, क्योंकि ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे। इस आदमी कितना मर्जी तेज दौड़ ले, फिजिकली वो कैपेबल हो ही नहीं सकता कि वो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। कौन से साल में बोला? 1903 में। और मजे की बात, जब बड़ा आदमी बात बोलता है तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बड़े लोगों को बात सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि लोगों पे इंपैक्ट होता है, सीरियसली ले जाते हैं। अब लोगों ने सीरियसली ले लिया, जितने एथलीट थे उन्होंने सीरियसली लिया। ट्रैक पे दौड़ते थे, उनके दिमाग में सारा लॉडी फॉरेस्ट गूंजता था, लीडी फॉरेस्ट उनके दिमाग में गूंजता था ट्रैक में दौड़ने के बाद, कि तुम कभी भी 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो क्या पैदा हुआ? बिलीफ पैदा हुआ कि ये कभी दौड़ते रहे। 4 मिनट 10 सेकंड, 4 मिनट 5 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 4 सेकंड, होता रहा फ्रॉम 1903 टू 1956, करीब 53 बरस ये पागल निकल के आया। रॉजर ने मुझे कहा सपने में आके मैं करूंगा, जोक सपाट। रॉजर बैनिस्टर 1956 में निकल के आए और इन्होंने कीर्तिमान बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया के सारे तमाम न्यूज़पेपर्स और पूरी स्पोर्ट्स फेडरेटी में यह आदमी छा गया जब इसने 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले, यानी 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिली सेकंड में खत्म किया। और यह हमारे आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन 1 मिनट माइल बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने की, 1956 की। रॉजर बैनिस्टर पूरी दुनिया पे छा गया। अब सवाल 1956 की इस एक्टिविटी का नहीं है, सवाल 1956 के बाद की एक्टिविटी का है, जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। वो ये कि जिस दिन रॉजर बैनिस्टर ने एक्टिविटी की और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, करीब 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कन्वर्ट कर चुके हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी आज 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और आज का जो स्कोर है वो 3 मिनट 43 सेकंड का है, यानी 17 सेकंड का ह्यूज डिफरेंस पैदा हो गया। पहले 53 साल में नॉट इवन वंस, उसके बाद 14,000। आपसे एक सवाल है, व्हाट चेंज आफ्टर 1956? हेलो, इट्स जस्ट द बिलीव सिस्टम इफ वन कैन डू। और आपके पास आस-पास ऐसी न जाने कितनी असफल कहानियां घूम रही होंगी। आप आंख खोल के देखिए, जादू चारों तरफ चल रहा है। आपकी रिश्तेदारी में कोई कहानी होगी, आपकी दोस्ती में कोई कहानी होगी, आपके शहर में कोई सफल कहानी होगी। क्या आप उससे इंस्पायर नहीं हो सकते? इफ यू कैन डू आई कैन डू। आपके आसपास न जाने कितनी ऐसी कहानियां होंगी जहां से इंस्पिरेशन ली जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं बहुत ठोक के बोलता हूं, में से कितने लोग ऐसे